डियर स्टूडेंट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ए होटल के टॉपिक्स से रिलेटेड हमने बात की। सिक्योरिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं मेनली जो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर आती है, कौन लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं बेसिकली। और उसी के अंदर आज मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फैजाबाद से आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब क्या है, किसी भी संगठन या किसी भी संस्था के अंदर एक ढांचा बना हुआ होता है जिसके आधार पर काम जो है वो बांटा गया होता है। उस स्ट्रक्चर से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसको क्या काम दिया गया है और कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सारी चीज़ें जो है हम उस स्ट्रक्चर के द्वारा देख सकते हैं बेसिकली। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, आपकी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो मेनली जो उसकी हायरार्की जो होती है, हायरार्की मतलब किस तरह से चलता है, तो मेन जो एग्जीक्यूटिव फॉर्म जो होती है यानी जो मैनेजमेंट जो फॉर्म है वो ऊपर होती है और मैनेजमेंट के नीचे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो मेन वर्कर्स काम करने वाले होते हैं वो सभी आते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जानने का, उसका पर्पस है मेनली उसको देखकर हम ये क्लियर हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करता है काम के लिए और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जिसके आधार पर ये जानना बहुत आसान हो जाता है। ये क्लियरिटी हो जाती है हमें किसकी क्या ड्यूटीज़ है और ये भी जानना आसान हो जाता है कि किसकी उस पोजीशन की जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है तो वो उस कार्य के लिए अकाउंटेबल होता है। यानी कि अगर किसी को कोई काम दिया गया है, उसने वो काम पूरा नहीं किया तो वो उसके लिए अकाउंटेबल है कि उसको पर्टिकुलर समय के अंदर वो काम करना था। तो क्योंकि किसी भी संस्था के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जब तक ये निश्चित ना किया जाए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये नहीं जान पाएंगे, आप चेक नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे काम को या मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है को बनाने का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो दो बेसिस पर बनाते हैं हम। एक होता है डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी कि काम के आधार पर। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया आपका काम के आधार पर, जो टास्क जो हमें काम दिया गया है उसके आधार पर हम काम को बांटते हैं। कोशिश ये होती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं इस तरह से हम बांटते हैं कि हर एम्प्लॉय को जो काम दिया जाता है वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है, यानी कि उसको रिपीटेडली हम सेम वर्क देते हैं तो समय के साथ साथ वो उस काम में निपुण हो जाता है। उसी आधार पर हम ये डिवीजन करते हैं। दूसरी तरह से जो आपका डिग्री ऑफ डिवीजन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्य क्या है, क्या परफॉर्मेंस दी जा रही है, उसको कैसे मापा जा सकता है उस आधार पर। यानी कि उसको काम को करने के लिए हम उस वर्कर को क्या वेजेस देते हैं, क्या तनख्वाह देते हैं उसके आधार पर, और क्या परफॉर्मेंस हमें जो है नज़र आएगी उस आधार पर। और ये इस बात पर भी निश्चित करता है, डिपेंड करता है कि हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का मतलब हो गया, कई बार जैसे कि हम मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उस काम को करने के लिए हमें कम लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि मशीन जो है कुछ लोगों के हिस्से का कार्य जो है वो कर देगी। तो हो सकता है हमें 10 लोग चाहिए थे उस काम को करने के लिए, पर टेक्नोलॉजी की वजह से अब हमें सिर्फ 2 लोग चाहिए जो उस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस आधार पर हमारा स्ट्रक्चर जो है डिवीजन हो सकता है। इसी तरह से दूसरा आधार है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बेसिस हो सकता है। जो ट्रेडिशनल तरीका था उसके अकॉर्डिंगली जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल हम ये मानते थे कि एक मैनेजर के अंदर जो है 4 से लेके 7 सबऑर्डिनेट जो हैं वो काम करते हैं। यानी कि 4 से 7 जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो अपनी रिपोर्टिंग जो है वो अपने एक मैनेजर को देंगे। और बेसिकली जो एवरेज साइज़ होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल का, अगर हम वो देखें तो वो इस आधार पर डिपेंड करता है कि हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और उसी आधार पर हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स कितने होंगे। लेवल्स हो गए ना आपका, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, तो उस हिसाब से हम निश्चित जो है उसको कर पाते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम देखते हैं कि एक मेन आपका हेड होता है और उसके नीचे जो काम करने वाला सब हेड होता है,
और ये पोजीशन के लिए जो बेसिकली मैनेजर होता है जो, और उसके नीचे आपका मिडिल लेवल के अंदर आपका मैनेजर जो है बेसिकली वो काम कर रहा है, और वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो डायरेक्टर है उसके ऊपर वो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख रहा है, और उसी तरह से वो अपने लेवल पर ये देखता है पोजीशन के अंदर कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना कार्य सही रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम जिस तरह से हमने इसको क्लासिफिकेशन किया उसके आधार पे अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्मली अगर मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है उसमें से ऊपर का एक लेवल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उस केस में हम क्या करते हैं, सुपरवाइजर्स रखते हैं या शिफ्ट मैनेजर्स रखते हैं, जिनको कि अंडर हम फ्रंट लाइन स्टाफ जो है उसकी ड्यूटीज जो है वो दे देते हैं। आइडियल जो रेशियो होता है सुपरवाइजर और ऑफिसर का वो हम मानते हैं 1:5 होता है। कहने का मतलब है, उदाहरण के लिए अगर हमारे 10 ऑफिसर्स हैं एक टीम के अंदर जो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर 2 सुपरवाइजर्स होंगे। यानी आप समझ सकते हो जो 2 सुपरवाइजर्स हैं वो 10 ऑफिसर्स के काम को मॉनिटर करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि काम किस तरह से हो रहा है। ये नॉर्मली हम आइडियल जो है कंडीशन लेते हैं। अब हम ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अंदर जो है, आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, उस पर सबसे पहले जो आता है हमारा जनरल मैनेजर आता है। जनरल मैनेजर के अंदर डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी आएगा, उसके अंडर जो काम कर रहा होगा सिक्योरिटी मैनेजर काम कर रहा होगा, और उसके अंडर होगा सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स होंगे हमारे। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के अंडर सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, और जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके अंदर काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स एंड डोरमैन। या आप इसको दूसरी तरह से समझ सकते हो कि जो डोरमैन और सिक्योरिटी गार्ड है वो अपने काम की रिपोर्टिंग सिक्योरिटी ऑफिसर को करेंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर रिपोर्ट करेगा सिक्योरिटी सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर रिपोर्ट करेगा सिक्योरिटी मैनेजर को, मैनेजर रिपोर्ट करता है डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी को, और इसी तरह से डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो रिपोर्ट करता है जनरल मैनेजर को। इस तरह से जो है काम जो है ये पूरा होता है। अब हम देखते हैं जो हमारा ग्रुप वर्क है, जो काम है वो बांटा गया होता है, वो किस तरह से होता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएं किसी भी होटल के लिए, बड़े होटल को ध्यान में रखते हुए, तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जो वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब जहाँ पर खतरा हो सकता है किसी समस्या से रिलेटेड, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना पड़ता है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास नंबर ऑफ गार्ड्स कितने हैं। अगर हम शिफ्ट का ध्यान रखेंगे, 24 आवर शिफ्ट का पैटर्न ध्यान में रखते हुए वो भी ध्यान रखेंगे। पब्लिक एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, एंट्रेंसेस कितने हैं, हमारा लोकेशन जो है होटल का वो क्या है, एम्प्लॉयज़ हमारे पास जो काम कर रहे हैं वो किस टाइप के हैं, काम जो किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है वो किस टाइप का है, और एम्प्लॉयज़ की क्षमता जो है वो कितनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि हम सोचेंगे हमने किस तरह से बांटा, तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ गार्ड्स या सुपरवाइजर जो हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो हैं वो कितने हैं, वो हमने किस आधार पर निश्चित किए। तो अब उदाहरण के लिए अगर हम कैसीनो देखते हैं, कैसीनो है या फिर बार है, उनके आउटलेट्स हैं, या रिक्रिएशनल एरिया है हमारे पास में, जैसे जिम है, स्पा है, स्विमिंग पूल है, हमारे होटल रूम्स हैं 150, या स्टाफ पार्किंग एरिया है, ये सब कुछ है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा किस जगह पर किसी भी समस्या की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, कहाँ चेकिंग की आवश्यकता ज़्यादा है, कहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स जो इकट्ठा होते हैं वो ज़्यादा हैं। उस आधार पर हम उस जगह पर उतने मेंबर्स की ड्यूटी जो है वो लगाते हैं। और इसी तरह से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले जो हैं वो डिपेंड करता है कि भाई कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके आधार पर हम निश्चित करते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन क्या है, हमें कितनी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमारा बजट कितना है, और क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स करने वाले कितने हैं, उन सब आधार पर हम निश्चित करते हैं। तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नंबर पहला हो सकता है हमारा प्रोप्राइटरी वाला। प्रोप्राइटरी का मतलब हो गया जो हमारी इन हाउस सिक्योरिटी है, हमने जो अपने पर्सन्स हायर किए हुए हैं होटल के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं उनको। और दूसरा तरीका हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी, यानी हम किसी सिक्योरिटी कंपनी को ये काम दे रहे हैं जो ये काम हमारे लिए करती है। प्रोप्राइटरी सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो हमारे बिजनेस का पूरी तरह से ध्यान रखेंगी और हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारे कंज्यूमर्स की सेफ्टी का भी पूरी तरह से ध्यान रखेंगी।
तो पहले हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी कंपनी होती है उसका पूरा कंट्रोल जो है वो होटल के हाथ में होता है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है वो किसको इस काम के लिए नियुक्त करेगी, किसको का काम अच्छा नहीं है तो उसे निकाल दिया जाएगा। तो इस टाइप से उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल की है। दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी कंपनी होती है वो एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी कंपनी होती है, जो कि हमारे साथ में यानी होटल के साथ में हम जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और वो हमारे लिए जो है पूरा ये जो सिक्योरिटी का काम है वो हमारे लिए वो करके देगी। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा सिक्योरिटी मैनेजर है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या काम करता है। बेसिकली उसका मेन काम है कि वो सभी को काम डायरेक्ट करेगा, बताएगा उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम कैसे करेंगे, सबके काम को कोऑर्डिनेट करेगा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा और इस बात की गारंटी देगा कि जो होटल के गेस्ट हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या जो होटल की प्रॉपर्टी है वो सेफ है। इस बात की गारंटी यानी कि इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। इसी तरह से सेकंड, वो डायरेक्शन देगा यानी कि वो बताएगा किसी कार्य को कैसे किया जाता है और सभी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल भी करेगा जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। वो ये निश्चित करेगा कि जो होटल जो है वो होटल के अंदर जो भी उस बजट के अंदर काम किया जा रहा है वो पूरी तरह से सही हो। होटल का जो गेस्ट है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब आपकी सिक्योरिटी इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए कि जो गेस्ट है उसको अनकंफर्टेबल फील हो या उसको लगे कि उसकी प्राइवेसी में जो है डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करेगा ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको डेवलपमेंट किया जाए, उनको समय समय पर जानकारी पूरी तरह से दी जाए कि वो अपना कार्य जो है उनकी अगर कोई कमियां हैं तो वो उसको सही किस तरह से करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने का काम उसका होगा और जो सारे सुपरवाइजर्स जो हैं उनको जो काम दिया जा रहा है वो देखेगा और उनको ड्यूटी असाइन जो है वो करेगा जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। इसी तरह से वो निश्चित करेगा कुछ पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स जो है निश्चित करेगा कि रिक्रूटमेंट जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। जब आप कोई एम्प्लॉय रख रहे हैं होटल के अंदर तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है वो भी वो निश्चित करेगा और साथ साथ जो है वो ये निश्चित करेगा कि भाई अगर कोई फायर कंडीशन हो गई, आग लग गई या कोई इमरजेंसी हो गई, उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो भी निश्चित करेगा और डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस समय वो भी वो निर्धारित कर देगा। और सिक्योरिटी जो पॉलिसीज़ हैं या जो प्रोसीजर्स हैं होटल के अंदर उनके बारे में उसको पूरी जानकारी होगी और समय समय पर जो है वो ये देखेगा कि होटल इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो डिपार्टमेंट के लिए जो है हर डिपार्टमेंट के लिए पूरा प्रॉपर प्लान बनाएगा और उसको देखेगा भी, सुपरवाइज भी करेगा समय समय पर। जो सुपरवाइजर्स हैं उनके काम को देखा जाएगा। वीआईपीज अगर आ रहे हैं किसी इवेंट के अंदर तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी सुरक्षा रखना। जो भी एडिशनल प्रिपरेशन की आवश्यकता है, कुछ सेवाओं की ज़रूरत है एडिशनल, तो वो भी उसको ध्यान रखना है। और जो भी गेस्ट हैं होटल्स के साथ के जो गेस्ट हैं आपके, उनके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप मतलब प्रॉपरली ध्यान रखना, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेगुलरली यानी समय समय पर जो है वो मीटिंग्स भी रखेगा जिसके अंदर वो मॉनिटर करेगा कि काम किस तरह से हो रहा है, ये भी देखेगा कि किसकी परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है। अगर उसके डिपार्टमेंट के वर्कर्स की किसी की परफॉर्मेंस बेटर नहीं है उसको समझाया जाएगा, वहाँ कोई चेंजेस करने हैं, एडजस्टमेंट करने हैं, वो भी वो एडजस्ट करेगा। उनको नई पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के बारे में समय समय पर जानकारी भी देगा। जो आपका होटल है, होटल का पूरा जो बाहर का अंदर का हिस्सा है आगे पीछे का, वहाँ पे वो समय समय पर चेकअप्स करेगा। ये देखेगा कि सभी स्टैंडर्ड्स जो हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, जैसे किस तरह से उन्हें तैयार रहना है, किस तरह से उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, क्या उनके मैनर्स हैं, वो भी वो ध्यान रखेगा। और अगर कोई नहीं कर रहा सही तरह से फॉलो तो क्या एक्शन लिए जाना चाहिए, वो भी उसका काम। इसी तरह से वो ये निश्चित करेगा कि पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होटल चेन के द्वारा लागू किए गए हैं वो सही रूप से पालन उनका किया जा रहा है, इस बात को भी निश्चित करेगा ताकि जो होटल गेस्ट हैं उनको जो सेवाएं दी जा रही हैं वो सभी को समान रूप से दी जा सके।
उसका काम है कि जो स्टाफ जो है किसी उसके डिपार्टमेंट के अंदर उनको सुपरवाइज करना, और साथ साथ वो जब उनका वो वर्क शेड्यूल बनाते हैं, काम का पूरा प्लानिंग करते हैं उसका, वो भी उसमें उनकी मदद करता है। जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका जो दिन भर का काम होता है, ऑपरेशंस होते हैं, उससे में अगर उनको कोई समस्या है, कोई सलाह लेनी है, उसमें भी वो मदद करता है। कंट्रोल प्रोसीजर भी अपनाता है जिसकी वजह से जो होटल की पॉलिसीज हैं उनको सही रूप से लागू किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा है, वो ये निश्चित कर सके, कंट्रोल कर सके। सभी रेगुलेशंस जो है या जो हाउस के जो रूल्स हैं, होटल के रूल्स हैं, उनको फॉलो करवाना उसका काम है। होटल के अंदर अगर कोई केस हो जाता है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या इंसिडेंट हो जाता है, उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसके अंदर भी वो होटल की मदद करेगा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन काम में भी उसकी मदद करेगा। इसी तरह से सिक्योरिटी मैनेजर जो है वो एक लॉग बुक रखता है जिसके अंदर होटल के अंदर होने वाले कोई भी इंसिडेंट जो है उसका पूरा विवरण वो नोट करके रखता है। अगर कोई कंप्लेंट्स हैं उनको भी नोट डाउन करता है और समय समय पर उनके लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उसके लिए वो उसको जो है रेफर करता है। वो देखता है कि भाई ये किस टाइप की कंप्लेंट आई थी तो इसके लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। कई बार उसको बहुत स्पेशल ड्यूटीज भी करनी पड़ती हैं जो उसके जनरल मैनेजर ने उसे दी होती हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की, वो भी वो निर्धारित करता है और उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो उसमें चेंजेस करने हैं वो भी चेंजेस करता है। एक प्लान तैयार करता है। कई बार जो होता है पीक सीजन का मतलब होता है जिस वक्त जो है टूरिस्ट ट्रैफिक ज़्यादा होता है, यानी हमारे गेस्ट जो हमारे होटल में आ रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। उस समय पर आपका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। बाहर से गेस्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी भी चेकिंग करनी है, अंदर भी ध्यान रखना है, उसके लिए भी उसका प्लान जो है वो तैयार करके रखता है कि उस सिचुएशन में वो उसे कैसे हैंडल करेगा। जो जनरल मैनेजर है उसको मंथली रिपोर्ट भी वो करता है सारी सिचुएशन के बारे में, और जो भी पॉलिसीज या जो प्रोसीजर्स जो होते हैं किस तरह से काम किया जा रहा है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा वो भी वो उनको निश्चित करता है। इसी तरह से जो भी ऑपरेशंस हैं स्टाफिंग के, या स्टाफिंग मतलब जो आपको रखना है, पर्सन जो रिक्रूट करना है या जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत नज़दीकी से वो सुपरवाइज करता है और जो इम्प्रूवमेंट्स की जहाँ आवश्यकता है उनको इम्प्रूवमेंट्स भी करता है उसके अंदर, ताकि जो डिपार्टमेंट जो है स्पेशली वो एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित कर सके। ये हो कि उस पर्टिकुलर होटल के अंदर अगर कोई भी गेस्ट आ रहा है तो वो ये कह सके कि वहाँ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह से गेस्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई कंप्लेंट्स हैं, उनको बहुत ही तरीके से एफिशिएंट तरीके से जो है वो हैंडल करता है और क्लाइंट्स के साथ में बहुत तरीके से बातचीत की जाती है। जो कस्टमर्स, जो गेस्ट जो भी होटल के अंदर आते हैं उनकी सभी समस्याओं को दूर किया जाता है। उनकी और डिपार्टमेंट के अंदर जो लोगों को रिक्रूट किया जाता है उनको ट्रेन भी किया जाता है। उनको सिक्योरिटी के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं, साथ ही फ्यूचर के अंदर आगे के लिए क्या प्लान्स हैं वो सारे भी दिए जाते हैं। उनको समय समय पर नई जानकारी भी दी जाती है और उनके असाइनमेंट्स, उनको काम भी दिए जाते हैं, साथ साथ उनको चेक भी किया जाता है। ट्रेनिंग के लिए जो सिक्योरिटी मैनेजर है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पूरे डिपार्टमेंट को ट्रेन करे, यानी कि होटल के जो सारे रेगुलेशंस हैं, होटल की ऑपरेशंस में किन बातों को का फ़र्क पड़ता है, क्या फैक्टर्स हैं, उन सब की जानकारी उन्हें दी जाती है। उनको समझाया जाता है कि बिना हथियारों के भी किस तरह से अपने आप को डिफेंस जो है वो किया जा सकता है। आप किसी से बचाना है, किसी से किस तरह से आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। उनको ये भी बताया जा सकता है कि फायर को अगर कहीं आग लगी है उसको किस तरह से काबू पाया जा सकता है, सेफ्टी के क्या तरीके हो सकते हैं। बेसिक फायर फाइटिंग की जो तरीके होते हैं वो भी उन्हें बताए जाते हैं कि इमीडिएटली जो एक्शन लेना होता है वो किस तरह से ले सकते हैं। फर्स्ट एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है, उनको उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। कोई होटल गेस्ट है या स्टाफ मेंबर है, किसी को फर्स्ट एड की आवश्यकता है तो उसके बारे में। कोई क्राइम अगर हो जाता है तो क्राइम सीन पर उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, वहाँ की जो एविडेंस है उनको कैसे संभाल के रखना है, सारी चीज़ें बताई जाती है। इसी तरह से अगर कोई क्राइम डिटेक्ट किया जाता है तो उस वक्त
सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें समझाई जाती हैं। किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में, यानी कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके अंदर जिसको डील करना है, कई बार बहुत सारे क्राइसिस हो जाते हैं, पूरा पावर शट डाउन हो गया या जो है कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, कहीं से पानी बहना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है शॉक लग गया किसी को, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। उस क्राइसिस सिचुएशन में कैसे डील करना है ये भी बताते हैं, और साथ साथ में किस तरह से इसका रिपोर्टिंग करना है ये भी उन्हें बताया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं पर्टिकुलर एरियाज की जहां वो ड्यूटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी मैनेजर की बात में मेन ड्यूटीज जो आती हैं वो हमारी सिक्योरिटी गार्ड की आती है। सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो होटल को, होटल के गेस्ट को, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को और होटल प्रॉपर्टी को सबका पूरी तरह से ध्यान रखें। जो होटल के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अपना मेन समय जो है वो बिताते हैं वो ग्राउंड्स के अंदर और होटल के अंदर जो है चक्कर काटते रहते, चक्कर बेसिकली पेट्रोलिंग करते रहते, नज़र रखते हैं कि कहीं कोई भी चीज़ उन्हें ऐसी नज़र आए जो शक के दायरे में हो, उसके ऊपर वो एक्शन दे सकते हैं। और इसी तरह से वो अपने होटल रूम के अंदर भी उन्होंने हर कोने में जो सीसीटीवी लगाए हुए हैं उनको मॉनिटर भी करते रहते हैं कि कहाँ पर उनको कोई सिचुएशन जो है गलत नज़र आती है, और उसकी रिपोर्ट जो है वो जो मैनेजर है उसको करते हैं। इसी तरह से होटल कॉरिडोर एरियाज जो हैं वहाँ पर भी वो राउंड लेते रहते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कोई भी चीज़ सस्पिशियस हो या किसी की भी एक्टिविटीज़ उनको एबनॉर्मल लगती हैं, स्टाफ हो चाहे वो गेस्ट हो, उस पर भी वो नज़र रखते हैं। इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो लोग अनडिज़ायरेबल हैं वो लोग अंदर ना आ जाएं, प्रोस्टिट्यूट हो, कोई ड्रिंक किया हुआ हो या बाहर से कोई भी ऐसा पर्सन जो है उसको तुरंत जो है होटल से जो है वो बाहर निकाला जा सके। इसी तरह से वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं जिस वक्त वो राउंड पर होते हैं कि किसी रूम के बाहर जो है चाबी तो नहीं लटकी हुई किसी की, तो सेफ्टी का ध्यान रखने के पर्पज से वो, या कोई पेट्रोलिंग करते हुए अगर उनको देखते हैं किसी गेस्ट का या किसी का भी सामान जो है वो पड़ा हुआ है इधर उधर, तो वो किसी का गुम हो गया है या जो भी रीज़न से हो सकता है उस चीज़ का भी वो ध्यान रखते हैं। वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो सेफ्टी हैजर्ड्स जो हैं, फायर सेफ्टी हैजर्ड्स वगैरह हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं। और कई बार कैशियर को बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, उसको ले जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको भी एस्कॉर्ट करते हैं। इसी तरह से होटल रूम्स के अंदर लॉकर्स होते हैं, उनकी बारे में इंफॉर्मेशन अगर की ज़रूरत हो गेस्ट को, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए भी उनके साथ में जाते हैं, उनको डिकोडिंग करने के लिए। जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि सीसीटीवी है, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, या जो मास्टर की है एम्प्लॉयज़ के पास में होती है, उन सब की को ध्यान रखने के लिए भी उनकी मॉनिटरिंग भी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड करता है। और कई बार लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स होते हैं, किसी का कोई चीज़ गुम हो गया या किसी को कोई चीज़ मिला, उसको वो संभाल के रखते हैं और जिसकी ज़रूरत होती है उसको वो, जिसकी होती है उसे वो हैंड ओवर करते हैं। इसी तरह से जो ड्यूटी मैनेजर होता है जब वो सभी रूम्स को जो है चेक कर रहा होता है, या उसको कभी ऐसा लगता है किसी क्लाइंट जो है या कोई गेस्ट जो है वो डाउटफुल है, शक के दायरे में है, शायद कोई भी गलत इंटेंशन से आया हुआ है, तो उसका इंस्पेक्शन करना हो तो वो ड्यूटी उसके साथ में जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऑफेंस जो है रिपोर्ट किया गया हो तो जब वो इधर उधर जो है नज़र रखते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स जो है जब आवश्यकता होती है तो वो पुलिस को भी देते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मेड्स काम कर रहे हैं स्टाफ के अंदर वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं गेस्ट रूम्स की, इस बात का ध्यान भी जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है वो रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी मैनेजर है, या आप कह सकते हो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो हमारा डिपार्टमेंट है होटल का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हर वक्त चौकन्ना होता है, हर वक्त नज़र रखे होता है, जिसकी वजह से ही जो हमारा गेस्ट है और एज ए एम्प्लॉय अगर हम वहाँ पर काम कर रहे हैं वो सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये 24 घंटे जो है पूरी तरह से जो है मुस्तैदी के साथ में हर तरफ नज़र रखता है और हर तरफ जो है रिपोर्टिंग जो है वो करता रहता है। सो थैंक्स। इस टॉपिक की डिटेल स्टडी के लिए आप रेफरेंस में दिए हुए जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू जाकर और डिटेल में इसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं, ताकि इस टॉपिक के बारे में आपको जो है फर्दर जो है पूरी तरह से जो भी डाउट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे और कुछ और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप जो है वो गैदर कर सकते हैं।
चलिए अब हम करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के साथ साथ हमने इसलिए ऐड किए हैं ताकि आप लोगों का जो है सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है साथ साथ, और आप लोग ये जान सकते हैं कि आपने इस चैप्टर जो है टॉपिक को कितनी अच्छी तरह से जो है वो लर्न कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी की जो है वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शंस हैं फिजिकल एस्पेक्ट, सेकेंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स, एंड नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम्स। तो ये आपने ऑप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिजिकल एस्पेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, और वो कौन से हैं आपके बेसिकली, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिडल या बोथ ए एंड बी। जो है वो आपको क्लियर करना है कि वो कौन सा होता है, फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो कौन सा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो क्या इंक्लूड करती है बेसिकली, प्रॉपर लाइटिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, या प्रॉपर फेंसिंग ऑफ द बिल्डिंग, या फेंसिंग ऑफ पूल एरिया टू अवॉइड एक्सीडेंट्स इन द नाइट, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो हम होटल के अंदर बोलते हैं वो हम किसे बोलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनल सिक्योरिटी डज नॉट इंक्लूड। तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे अगेंस्ट थेफ्ट, फायर सेफ्टी, प्रॉपर लाइटिंग या फेंसिंग ऑफ पूल एरिया। तो ये आप बताएंगे इसके अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन इंक्लूड। जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है जो पर्सन का, उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, की कंट्रोल, रेड टैग सिस्टम, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ द। Then question number 6, remote alarms typically rely on some sort of। जो रिमोट अलार्म्स होते हैं वो किस चीज़ पर बेसिकली आधारित होते हैं, ट्रांसमिशन, परमिशन या सबमिशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, लोकल अलार्म्स आर। लोकल अलार्म्स में के केस में क्या चीज़ होती है, दे आर नॉट हार्ड वायर्ड टू ए सेंट्रल मॉनिटरिंग लोकेशन, या दे आर हार्ड वायर्ड टू सेंट्रल मॉनिटरिंग लोकेशन, या फिर दे आर वायर्ड विद लोकल मॉनिटरिंग लोकेशन। तो ये ऑप्शंस आपने बताने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, रिमोट अलार्म सिस्टम रिलाई ऑन सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप का ट्रांसमिशन है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट या ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्टेक्ट अलार्म सिस्टम्स आर। जो कॉन्टेक्ट अलार्म सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट हार्ड वायर टू ए सेंट्रल पॉइंट, या दे आर हार्ड वायर टू ए सेंट्रल पॉइंट, या फिर नन ऑफ द अबव इज ट्रू। एंड एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, फायर अलार्म सिस्टम इज फॉर। फायर अलार्म सिस्टम किस चीज़ के लिए होता है, डिटेक्टिंग टेररिस्ट अटैक, डिटेक्टिंग अर्थक्वेक या डिटेक्टिंग फायर। तो ये आपके ऑप्शन थे। तो आई होप अब आप जो है इस चैप्टर को जो है इस टॉपिक को जो है अच्छी तरह से जो है समझ चुके होंगे, और जो है इसी तरह से जो है आप इसको फर्दर डिटेल्स में और जाना चाहते हैं तो रेफरेंसेस के थ्रू जा सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।